जा रहा हूँ, हम लोग थर्ड क्लास सिटीजन हो, हमको कोई न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा सर, कोर्ट में दत्ता में के एक भोगस मेडिकल यूनिवर्सिटी चला रहा है। अच्छा सर, उसके लिए एप्लीकेशन भी दिया, पैसा भी है। दत्ता में क्या है, फर्स्ट क्लास सिटीजन, पॉलिटिकल पर्सन है, फर्स्ट क्लास सिटीजन। नमस्ते, मैं सुरेश रंगारी और ऑनलाइन रजिस्टर्ड जनार्दन मुन गुरुजी, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ जिला अध्यक्ष और कामगार संगठना का जिला अध्यक्ष और क्रांति सूर्य का संपादक। आज हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो रेफरेंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे हम बात रख रहे हैं। साथ ही हम ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न है, एक मुख्य रीज़न है कि ये वीडियो हम बना रहे हैं हमारे भारत के लोगों के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र, चीफ जस्टिस के साथ में मुख्यमंत्री जो विधि न्याय मंत्रालय के मुख्य मंत्री भी है, इनके लिए और हमारे जनता के लिए कोर्ट प्रोसेस में कैसा एक सामान्य नागरिक के साथ में क्या होता है, तो उसके संदर्भ में हम आज बात रख रहे हैं। और रेफरेंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2/15 में क्या हो रहा है, और मैं सुरेश रंगारी और मेरे ऊपर भी और रिस्पॉन्ड नंबर होने के मैं भी हूँ, और मेरे साथ में डॉक्टर भसक साहब, इनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। तो डॉक्टर भसक साहब के आज हम घर पे आके इस कंटेम्प्ट के बारे में और इसके लीगली कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स और जो अनजस्टिस का पॉइंट हम इनसे बातचीत करते हैं। नाम डॉक्टर अंजन बसाक। सर, आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है? हाँ, मेरा तो बहुत केस चला। हाँ। और अभी भी हाँ। चल रहा है। हाँ। पहले तो जो यौन शोषण फेंकू आरोप लगा के मेरे डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके निकाल दिया। हाँ। उस टाइम में 2011 से बहुत केस डाला, क्रिमिनल केस। यूनिवर्सिटी का अधिकारी जितना है 30 केस का, क्रिमिनल केस का ऊपर डाला लोअर कोर्ट वर्धा में। तो ये जो यूनिवर्सिटी, ये दत्ता में के का यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो कोर्ट में जो प्रभावशाली आदमी और जिसका पैसा है, उसका अगेंस्ट में कोई केस डालने से मेरा जैसा हालत हुआ वैसा ही करता है। मेरा जितना केस डाला था, मोर देन 30 केसेस, पूरा डॉक्यूमेंट आर्गुमेंट उड़ा के पूरा डिसमिस कर दिया। उसका एक चार्ट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इतना केस बनाया, वो हाईकोर्ट में भी जमा दिया मैंने। उसके बाद सर, आज जो आप बताया क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ, हाईकोर्ट में भी मेरा ऊपर फेकू लॉलेस क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2015 में लगा दिया। अभी तक के वो केस चली रहा, मेरा ऊपर रख दिया। अच्छा डर के मारे। सर, एक बात पूछता हूँ, इस केस का रेफरेंस क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2/2015 का, इसका उत्पत्ति क्या है सर? ये उत्पत्ति तो हुआ वर्धा का लेबर कोर्ट से उत्पत्ति हुआ। मैं आपका जो केस था लेबर कोर्ट में, उसका प्रतिनिधि होके गया था। तीनों जज लेबर कोर्ट का हम लोग को ऊपर टॉर्चर किया। सर, तीनों बोले तो जज? हाँ, पहले जज जो था पहाड़े मैडम, सेकेंड जो आया एजी मोहाबे, थर्ड जो जज आया शिल्पा बायास। हर एक जज पूरा लग गया जे दत्ता मेघे का बोगस यूनिवर्सिटी कैसा बचाना है। वो बचाते बचाते हम लोग को ऊपर टॉर्चर किया। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइए कि जो पहले जज थे, हाँ, पहाड़े मैडम, हाँ, उन्होंने आपके मेरे ऊपर क्या यानी क्या किया? हाँ,
उनका क्या रोल? वो तो आपका प्रतिनिधि होके मैं गया था हाँ, लेबर कोर्ट में। हाँ, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का हाँ, सेक्शन 34 अंतर्गत हाँ, आप जब लॉयर हायर नहीं किया हम्म, तो विरोधी पक्ष दत्तमेकी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वो कोई लॉयर वकील ले नहीं सकता है। फिर से भी 4 वकील दे दिया। लास्ट में एक उनका वकील नाम था अर्चना काटकोरिया। अर्चना काटकोरिया एक फेकू कंप्लेंट डाला मेरा ऊपर। वो फेकू कंप्लेंट 31 दिसंबर 2013 में वो फेकू कंप्लेंट का ऊपर पहाड़े मैडम नोटिस इशू किया, लेकिन उसमें कोई लॉ नहीं है। पहाड़े मैडम ये भी बताया जे वो एक लड़की है, लड़की होके कोर्ट में आया ना लॉयर होके कोर्ट में आया। तब पहाड़े मैडम चुप कर दिया। सर ये जो जेंडर प्रॉब्लम हाँ। लेके जो ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। नहीं ये जेंडर प्रॉब्लम लेके आना ये असंवैधानिक गैर कानूनी। हाँ, वो तो पहाड़ मैडम तैयार किया अच्छा, लड़की लगाने के लिए। उससे वही थे। उसका परिणाम क्या होता है कि एक आदमी के ऊपर लड़की लगा दिया तो हाँ, आज जो मिसयूज होता है, हाँ, कानून का मिसयूज होता है लेडीज का, वैसे परिणाम करके अपने को विक्टिम बनाने का प्रयास पहला अटैक था। पहला अटैक था और वो सुनानी के लिए रखा था 15 जनवरी 2014 में। उस दिन मैंने 3 बार रिमाइंडर दिया वो चालू करो, मेरे अगेंस्ट में कार्रवाई, लेकिन चालू ही नहीं किया डर के मारे। अच्छा सर, मुहापे का क्या रोल रहा? मुहापे तो यूनिवर्सिटी का जो फेकू प्रतिनिधि था उसको अलाउ किया आपका एग्जामिनेशन करने के लिए, लेकिन मेरे को अलाउ नहीं किया। पुनोत्कर बसंत राव पुनोत्कर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करके अलाउ ही नहीं किया। अजय बसंत राव पुनोत्कर इवन एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने का बाद भी रिजेक्ट। सर वो अजय बसंत राव पुनोत्कर कोर्ट में जब लेबर कोर्ट में आया तो उसका कोई अथॉरिटी लेटर अपने लेने तो अथॉरिटी लेटर दिया। किसका था? अथॉरिटी लेटर कौन दिया? चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सत्यवान सिंह पटेल वो अथॉरिटी लेटर दिया। सर वो वैलिड और चीफ कोऑर्डिनेटर यूजीसी का कोई पोस्ट नहीं होता है, यूजीसी के रेगुलेशन में कोई पोस्ट नहीं होता है। अच्छा, वो भी यूजीसी का पूरा 2010 का रूल्स एंड रेगुलेशन सबमिट किया, दिखा दिया जे चीफ कोऑर्डिनेटर कोई पोस्ट ही नहीं होता है। अच्छा सर, ये यूजीसी रेगुलेशन में ये जो काम है कोर्ट प्रोसेस के लिए, हाँ, काम किसका है? रजिस्ट्रार। उसमें रूल्स में 6 नंबर में एक है एनेक्सर 1 और 2 में 6 नंबर पॉइंट में है, और रजिस्टर है, अथॉरिटी है कोर्ट का काम करने के लिए। कुछ को वकालतनामा देना, केस फाइल करना, और रजिस्टर का काम है। चीफ कोऑर्डिनेटर तो कोई आदमी ही नहीं होता है यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो दत्तामेय का यूनिवर्सिटी का है, तो तीनों जज मान लिया। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि उसमें और एक हुआ कि बोगस नोटरी का जो डॉक्यूमेंट। हाँ, वो एक बहुत बड़ा चीज हो गया था। वो आप जो ये रीन स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया था, आपको रीन स्टेटमेंट वो एप्लीकेशन वो खारिज करने के लिए फालतू चार्ज लगाया आपका ऊपर, फेकू चार्ज। उसका एविडेंस था क्या सर उसके साथ? नहीं, कोई एविडेंस नहीं था, उसलिए फेकू चार्ज लगाया। उसका एविडेंस कहां से आएगा? उसलिए वो लोग एडवोकेट बीके मिश्रा नोटरी ऑफिसर, जिसका नोटरी 19/12/2010 में विधि एवं न्याय मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रद्द कर दिया, उससे नोटरी कराया।
लेकिन वो नोटरी में ये नहीं है जे उसका नोटरी लाइसेंस वैलिड कितना दिन तक है, वो सिक्का नहीं है। और लेबर कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन आप भी जमा किया, मैंने जमा किया, नोटरी वो वेरिफिकेशन कौन करता है? उधर ही एक बाबू बैठा रहता है, वो वेरिफिकेशन कर देता है। हर कोर्ट में एक जैसा यहाँ पे सीजीएम में भी एक है। हाँ, सब कोर्ट में ही है। भी रजिस्ट्रार बाहर जाना ही नहीं है। लेकिन वो जो आपका ऊपर जो चार्ज लगाया था सब फेंकू, कोई एविडेंस नहीं है, वो लोग तो नहीं करेंगे। वैसा भी पटेल का ये हो गया था और वो रेगुलेशन। अरे तो पटेल का कितना 68 ऊपर हो गया, साल का ऊपर हो गया था, और वो कोई टर्मिनेट किया। वो अथॉराइज ही नहीं है, वो सब करने का पावर रजिस्ट्रार का था। पटेल, डॉक्टर सत्यवान सिंह पटेल 3 पोस्ट लेके बैठा हुआ है। एक है चीफ कोऑर्डिनेटर, यूजीसी का कोई एक पोस्ट नहीं है। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी है वो बोकासी यूनिवर्सिटी का, और चीफ रेक्टर ऑफ द हॉस्टल भी है। अभी भी चल रहा है। अभी एज कितना हो गया? अच्छा उसका 76 इयर्स हो गया। अच्छा सर, मेरे ये बताइए, फिर वो मैंने तो उसका इसको दिया था कि कोर्ट में ये फर्जी विधि न्याय मंत्रालय मनीषा कदम मैडम के डॉक्यूमेंट लगा के कंप्लेंट दिया था कि इनके ऊपर चार्ज बनाइए। नहीं, गौतमी का कोई आदमी का ऊपर चार्ज होता ही नहीं है कोर्ट में। तो फिर से इन्होंने एक उसका नोटरी खुद का एक शपथ पत्र डाल दिए थे ना। हाँ, सेकेंड बार वो दुरुस्त करके डाला। दुरुस्त करके डाला जो सेकेंड बार, वो एग्जिट नंबर पहले का था एग्जिट नंबर 23, और सेकेंड टाइम जो दुरुस्त करके डाला वो एग्जिट नंबर 33 বা 34 होगा। अच्छा, एक जून महीना का 2014 और एक सितंबर महीना। पवन सिंह पटेल खुद ही नोटरी ऑफिसर हो गया। ऐसा संवैधानिक कानून और न्याय से बन सकता है? अरे नोटरी ऑफिसर वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है। सत्यवान कैसे बना? तो फिर से एक फर्जी कर दिया, फिर से डबल फर्जरी हो गया ना, एट्रोसिटी हो गया ना। अच्छा सर, ये दो वो भी मोहाबे, जज मोहाबे मान लिया, वो सही है। अच्छा सर, उसने मोहाबे में दोनों इस पे मोहाबे क्या लिखा? मैं तो उसको बार बार बोल रहा था कि आप इसके ऊपर फर्जरी का चार्ज बनाइए, तो मोहाबे ने जो ऑर्डर लिखा था, ऑर्डर के पीछे वो केस के पीछे में कोई ऑर्डर लिखा था ना, आपने पढ़े थे ना? केस पे अभी तो उतना याद नहीं है, लेकिन आपका उसको ऊपर कोई चार्ज नहीं बनाया। मेरा जो अनुभव है, लोअर कोर्ट में गया वर्धा का, इतना क्रिमिनल केस डाला, फेंकू अधिकारी जितना सब है, दत्तामेके का आदमी का ऊपर को भी कोर्ट में चार्ज ही नहीं होता है, वो संविधान से ऊपर होता है। मैंने तो जाके वर्धा सिटी में मैंने रिपोर्ट दिया तो एफआईआर 625/14, तो उसके बाद में ये 625/14 एफआईआर नंबर एट्रोसिटी एफआईआर बना 11/12/2014 में। हाँ। तो वो उसके बाद में 23/12 ये आरोपी लोगों को तो पकड़े ही नहीं उसके। नहीं, दत्तामेके का कोई आदमी जितना भी गुनाह करे, इवन मर्डर भी करे, तो संविधान का ऊपर है। तो सर ये केस फाइल तो फिर बाद में जो क्या हुआ फिर वो तो आपका जो एट्रोसिटी एफआईआर है, 11 दिसंबर 2014 का, वो उड़ाने के लिए एक दत्तामेके का आदमी, एक 2 जन अजय पुनोत्कर और ये सत्यवान सिंह पटेल पास क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड सेक्शन 482 में हाई कोर्ट में क्रिमिनल एप्लीकेशन डाला। अच्छा, क्रिमिनल एप्लीकेशन जो डाला उसमें कोई शपथ पत्र नहीं है। क्रिमिनल एप्लीकेशन 8/21 ऑफ 2014 22 दिसंबर 2014 में डाला, ट्रायल कोर्ट बाईपास करके, और नेक्स्ट डे 23/12/2014 में जज गवाही था, उसका टेबल में चला गया, कोई स्क्रूटिनी नहीं करके, उसमें शपथ पत्र भी नहीं था। लेकिन ये दत्तामेके का केस है, तो वो रजिस्टर्ड हो गया, नंबर भी गिर गया,
821 नंबर भी गिर गया। अच्छा सर, वो APL 821 तो वो नंबर भी गिरा, तो सर उसमें भी तो अपन अभी आप और मैं हाई कोर्ट नागपुर में जितना भी अपन ने काम किए 14 से लेके खुद भी अपन ने कितने सारे एप्लीकेशन दिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता सर, नहीं। क्योंकि उसमें जो नंबर डालता है रजिस्ट्रार शपथ पत्र लेता है, तो वो शपथ पत्र रजिस्ट्रार ऑफिस देता है और उसके बाद में वो शूटनी भी रजिस्टर ऑफिस करके फिर बाद में AP वो नंबरिंग फाइलिंग करता है। अच्छा, मैं और जितना आदमी हो, हम लोग इंडिया का 3rd क्लास सिटीजन हूँ। ये चीज आपको कोर्ट में जाने का पहले ऑलवेज माइंड में रखना है। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, हम लोग 3rd क्लास सिटीजन हो, हमको कोई न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा सर, कोर्ट में दत्ता में के एक भोगस मेडिकल यूनिवर्सिटी चला रहा है। अच्छा सर, उसके लिए एप्लीकेशन भी दिया, पैसा भी है। दत्ता में क्या है, 1st क्लास सिटीजन, पॉलिटिकल पर्सन है, 1st क्लास सिटीजन। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है सर, वो एट्रोसिटी के केस पे बाद में आएंगे। मुझे ये बताइए कि कंटेम करने या नहीं, एट्रोसिटी केस में और एक चीज बहुत बड़ा, उसमें FIR ही नहीं था। अच्छा, FIR ही नहीं था। जो आरोपी ये गए, हाँ, FIR नहीं है। अजय पुनवटकर और ये पटेल गया। हाँ, वो तो पुलिस में FIR हुआ ना, बहुत लड़ाई झगड़ाई करके अल्टीमेटली पुलिस किया ना, छानबीन करके। तो वो पिटीशन में FIR ही नहीं है, एक नकली FIR लगा दिया। नकली FIR पे वो एडमिट हो गया। नहीं, जज ने वो वर्डिक्ट दे दिया। नकली FIR, उसमें से नकली FIR से SC वार्ड, शेड्यूल कास्ट वार्ड 4 नंबर पॉइंट से हटा भी लिया। अच्छा सर, उसमें एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ कि उस ऑर्डर में इशू टू नोटिस रिस्पॉन्ड नंबर वो क्या सुनिए, ये तो हमका बहुत दिन का एक्सपीरियंस है। हमका अगेंस्ट में जो केस होगा वो पहले प्री एडमिट कर लेता है, लेकिन कानून क्या बोलता है, प्री एडमिट करने के लिए हमारा अगेंस्ट में कैसा है ना, हमको बुलाना चाहिए, नहीं तो नेचुरल जस्टिस उल्लंघन होता है। नेचुरल जस्टिस अगर उल्लंघन करता है तो पूरा केस ही बर्बादी हो जाता है, केस टिकता नहीं है। तो सर, लेकिन वही तो पहले ही बता दिया, हम लोग का 3rd क्लास सिटीजन है। हमका अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट जजेस लोग कोर्ट को यूज करके कोई भी कर सकता है। सर, वो ऑर्डर में ऐसा क्या है? ऑर्डर में पूरा झूठा लिखा हुआ है। क्या लिखा सर? वो बोला जे रेस्पोंडेंट ये क्या है, पिटिशनर क्या नंबर 2 आपका एम्प्लॉयर था, यानी SS पटेल। SS पटेल, और नाम नहीं लिखा। नाम नहीं लिखा, आपका भी नाम नहीं लिखा। उससे ये अर्थ निकलता है SS पटेल आपका एम्प्लॉयर था, लेकिन तो आप तो परमानेंट एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी का परमानेंट एम्प्लॉय। और वो जो FIR का उत्पत्ति हुआ वो झगड़ा से उत्पत्ति हुआ, कोर्ट का कोई मैटर से नहीं हुआ। कोर्ट में जो फर्जरी किया, फर्जी नोटरी, उससे नहीं हुआ। और वो जो 23/12 का ऑर्डर है, 23/12/2014 का ऑर्डर है, वो पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसमें बोलता है कोई भी ऑर्डर ये चीज पूरा होना चाहिए। मुद्दा क्या है, आर्गुमेंट होने के बाद क्या सेटलमेंट हुआ, उसके बाद लॉ लगा के, कारण देख के, देखा के, फाइनल कंक्लूजन असली क्या चीज में नतीजे में पहुंचा, हर एक ऑर्डर में ये चीज होना चाहिए। कोई भी ऑर्डर में ये चीज नहीं रहता है, सुप्रीम कोर्ट को गोली मारता है ये लोग। अच्छा, 23 तारीख के ऑर्डर में ऐसा क्या चीज है? 23 तारीख को तो फर्जी। अच्छा, वो पहले क्या प्री एडमिशन करा लिया। अच्छा, और प्री एडमिशन करने के पहले आपका 226 आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है, नोटिस इशू करना चाहिए आपको। नोटिस इशू नहीं किया।
अच्छा सर पीछे से पूरा काम करा लिया। अच्छा सर, इसमें से एट्रोसिटी का सेक्शन 18 क्या बोलता है उसको? एट्रोसिटी सेक्शन 18 ये चीज बोलता है कोई भी चीज बेल ले नहीं सकता है। 482 उसके सामने टिकता है क्या? नहीं, 482 में ये एप्लीकेशन नहीं, डाला है, नहीं, उसके अंतर्गत उसके- खड़ा रह सके इसका केस। नहीं, वो दूसरा मुद्दा 18 में क्या बोलता है? 438 में बेल नहीं होता है। और एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 20 क्या बोलता है? एट्रोसिटी एक्ट का साथ कोई भी कानून का जब संगत होता जाता है वो कानून चला जाएगा, तो ये 480 एट्रोसिटी एक्ट खड़ा रहेगा। तो ये इसमें तो वो कोर्ट में तो टिकेगा ही नहीं, टिका ही नहीं ना, टिकता ही नहीं। अरे जांच लोग, अरे वही तो मुद्दा में आप कौन है? आप एक थर्ड क्लास नागरिक है। ये आपका अभी तक समझ में नहीं आया? आप एक थर्ड क्लास नागरिक है, मैं एक थर्ड क्लास नागरिक हूँ, इसलिए जज लोग ऑलवेज कोर्ट को यूज करता है। कोर्ट को यूज करके पूरा इलीगल कुकर्म पूरा कर लेता है। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट खड़ा होता है कि उसमें रिस्पोंडेंट को तो नोटिस इशू नहीं हुआ था। नहीं। अच्छा, बाद में उसमें ऑर्डर में लिखा है ना रिस्पोंडेंट। अरे रेस्पोंडेंट को किसी को नोटिस नहीं इशू किया वो तो पटेल पुनोत्कर जो दत्ता में एक आदमी है उसका लॉयर को कैसे पता चला? वो कैसा उस दिन खड़ा हुआ? ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। और रिस्पोंडेंट तो पहले से एक मीटिंग किया था। अच्छा सर, रिस्पोंडेंट का तरफ से रिस्पोंडेंट नंबर 1 2 3 बोले तो मैं भी तो सरकारी पीरियड ही था। हाँ। तो मेरा भी तो एपीएल सरकारी वकील था। हाँ, तो वो भी प्रेजेंट हो गया, तो उसको कैसी क्या खबर मिल सकती? आपको अभी तक समझ में नहीं आया? जितना भी सरकारी वकील आपका पक्ष से और स्टेट का रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रोसिटी केस में, आपका एगेंस्ट में पूरा बात रखा। अब बाद में नहीं देखा एक्चुअली जितना सरकारी वकील आपका पक्ष से एट्रोसिटी केस होने से महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार आता है, सरकार से वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिरियादी का वकील था ना वो। हाँ, तो उसने तो एट्रोसिटी आपका एगेंस्ट में काम किया कोर्ट में। यही तो वो था, आप थर्ड क्लास सिटीजन। एट्रोसिटी का तो मेरे को ये कहना है कि वो एट्रोसिटी के बाद उसके पुरावे को नष्ट करने के लिए उनको तो भूषण गवई ने साहब ने तो रियायत दे दिया। रियायत चलता है 6 महीना तक, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। हाँ। तो 2014 दिसंबर से रियायत अभी तक इतना साल बाद में 21 आ गया, अभी मार्च महीना चल रहा है। अच्छा, अभी तक रियायत चल रहा है। उसमें का जो बीके मिश्रा था वो तो कोर्ट में नहीं गया, वो तो उसको भी रियायत मिल गया। नहीं, पुलिस नहीं पकड़ा ना। अच्छा। पूरा जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट का, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, कलेक्टर, एसपी, वो किसका काम करता है? वो दत्ता मेघे का काम करता है। अच्छा सर, उसमें एक पॉइंट आता है कि वो तो ठीक है, तो वो जो ये लोग उनको रियायत मिली, संधि मिली, सहूलत मिली, और उसके वजह से जो ये पुरावे थे, ये जो कोर्ट के अंदर में बीके मिश्रा का जो एग्जिबिट 23, हाँ, और वो क्या 33 और 34, वो एग्जिबिट और बीके मिश्रा का ये सील वगैरह करना, तो ये कागज नहीं मिलना चाहिए, यानी घटनास्थल पंचनामा नहीं, वो तो और एक बड़ा क्राइम किया। वो लेबर कोर्ट का जो जज शिल्पा बायस, मोआपे के बाद में बदल के आई वो, हाँ, थर्ड जज वहां का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद शिल्पा बायस आया। शिल्पा बायस आके 20 मार्च 2015 में आपका पूरा फाइल, केस फाइल लेबर कोर्ट का यवतमाल लेबर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन आपका जो इलीगल टर्मिनेशन सत्यवान सिंह किया था, वो घटना जुरिस्डिक्शन क्या है? यूनिवर्सिटी सांगी में के मीन्स वर्धा में हुआ। वो यवतमाल तो जुरिस्डिक्शन का बाहर वो भेज दिया, केस का मामला खत्म कर दिया। और वही केस फाइल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जज लोग ऑर्डर करके यवतमाल लेबर कोर्ट से आपका पूरा फाइल हाई कोर्ट में लाया। अभी कस्टडी में अच्छा से रख दिया। कारण क्या है? पुलिस
उससे जब्त नहीं कर सकता है। पूरा वो एविडेंस ले नहीं जब्त सकते। करना है। पुलिस तो ऐसा ही नहीं करेंगे। अच्छा, लीगल मिनिस्टर को जब नहीं पकड़ा, सवाल ये आता है, लेकिन ये लिया और प्रिकॉशन लिया पूरा मजबूती करने के लिए। अच्छा सर, ये कंटेम अपना ये जो केस फाइल उधर यवतमाल में भेजा था, इसके बारे में अपने को नोटिस अपन ये अपने को मालूम नहीं था, अपन कोर्ट गए थे तो उस दिन अपने साथ में क्या हो गया था, कुछ हुआ था ना सर? हाँ, नहीं, पुलिस बाद में हुआ। हाँ, तो वो तो हमारा पता ही नहीं था। हाँ, जे हमारा पीछे से ही तुम्हारा केस आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, हाँ, गुना का बाहर जुरिस्डिक्शन यवतमाल लेबर कोर्ट में भेज दिया। उसके बाद डेट था 7 अप्रैल 2015। उस दिन इवनिंग सेशन में था। उस दिन किया, मैं वो मुद्दा उठाया, मेरा जानकारी आ गया कहाँ से, अभी भूल गया कैसे, पता हो गया ये केस। मैंने पूछा कौन सा लॉ से आपने ट्रांसफर किया, ये तो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है। हमको पूछने के लिए राइट है। एक कोर्ट चलता है लॉ का ऊपर, किसी का मर्जी से नहीं चलता है। जब पूछा तब खबल गया शिल्पा बायस, मैं भी था, खबल गया। तो वो बोला पुलिस बुलाओ, मेरे को भी बोला पुलिस बुलाओ। मैं बोला वो आपका मर्जी, यहाँ से निकल जाओ या तो पुलिस बुलाओ। मैं क्या बोला, नहीं इधर ही बैठ रहा हूँ। मैंने भी बोला उसको कि आप धमकी मत दीजिए मैडम, आपको इस पोस्ट पे बैठ के धमकी देने के लिए नहीं है। तो पुलिस बुलाइए, इधर ही बैठ रहा हूँ, भागता नहीं हूँ, अब बुलाइए। पुलिस बुलाया, वर्धा PS वर्धा सिटी से पुलिस आके हम दोनों को अरेस्ट करके लेके चला गया। ये 3:30 बजे करीब ऐसा अरेस्ट करके गाड़ी में लेके वर्धा PS में सिटी में लेके आया थाना में। उसके बाद में वो लोग फेंकू कंप्लेन करके जमा किया 5 बजे के बाद हमारा एगेंस्ट है। और उधर जो पुलिस इंस्पेक्टर था वर्धा सिटी थाना में, MP बार्डे, मेरा ऊपर बहुत खबल किया। आप पानी पीने जा रहे थे? वो पानी भी पीने के लिए नहीं, तो गर्मी का टाइम में पानी भी पीने नहीं देंगे। आप उसको बोल भी रहे थे कि मेरे को BP, और मेरे को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मैं बहुत प्यास लग गया, पानी वो भी जाने नहीं देंगे। वो थाने का कमरा से बाहर ही जाने नहीं देंगे। बाद में मेरे को बहुत ही पसीना निकल रहा था, मैं थोड़ा निकल के आके वो सामने थोड़ा चल रहा था। वो देख के MP बार्डे पुलिस इंस्पेक्टर बाहर निकल के आया, मेरे को बुलाया, मेरे को बहुत गाली गलौज किया। वो CCTV कैमरे के अंदर की बात है ना, मैं भी था। और मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे को मार के फाड़ दूंगा साले को। कैमरा भी चल कैद था पूरा, ऐसा बोला, साले को मार के फाड़ दूंगा। ये है पुलिस, इंडिया का पुलिस। तो वो पहले से ही सुनियोजित था। लेकिन रात 8:30 बजे व 8:45 बजे डर के शिल्पा बायस को बहुत डर आ गया, फेंकू कंप्लेन किया, हम लोग को पुलिस अरेस्ट कर दिया। तो पूरा कंप्लेन आदमी देके, लेबर कोर्ट का आदमी देके पूरा कंप्लेन उठा के लेके चला है। लेकिन MP बार्डे जो है पुलिस इंस्पेक्टर, वो देना नहीं चाहता था। ये तो दत्तमेके का पूरा सुनियोजित था, हमको जेल में घुसाए हैं। उसके बाद दोनों का बीच में, शिल्पा बायस और बार्डे का बीच में आधा घंटा टेलीफोन में बात हुआ। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट कंप्लेन जो फेंकू कंप्लेन लेटर वो उठा के लेके जाया। उसके बाद हमको मुक्त कर दिया। सर, और एक घटना है कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य देखिए, जज एक जज होके जब ऐसा फेंकू चार्ज लगा के, उसका मकसद क्या था? दोनों आदमी, हम लोग भगत सिंह यूनिवर्सिटी का अगेंस्ट में काम कर रहा था, कोर्ट में केस डाला, ये डाला।
तो हमको जेल में भरेंगे, यही मकसद है। जेल में किस भर के क्या करेंगे? दत्ता मेघे का जितना सरकारी अधिकारी है दत्ता मेघे का अंडर में काम करता है। जेल में भरने के बाद मेरा तो एज हो गया, तो दोनों को हत्या करेंगे। मेरा एज हो गया, वो दिखा देंगे, सरकारी डॉक्टर भी उसका ही है। पोस्टमार्टम करने के बाद बोले कि ये हार्ट का बीमारी से मर गया, हार्ट फेल होके मर गया। तो आपको कैसा मानेंगे? आपका एज कमती है थोड़ा, कैसे मानेंगे? अभी तक मैं समझने नहीं अच्छा आया। सर, इसमें सफलता अगर मिल गई तो इनको जो एट्रोसिटी केस है, हाँ उसमें से तो पूरी रियायती मिल जाएगी ना, ये भी उद्देश्य था ना उनका। हाँ, और उसने तो आपका पूरा फाइल अटक करके रखा हाई कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। किस लिए अटक करके रखा? अच्छा सर, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस जो है, इसमें अपने ऊपर आरोप क्या लगाया? हाँ, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अपन ने ऐसा क्या गुनाह किए थे कि अपने ऊपर आरोप लग गया? अच्छा, उसमें एक और पॉइंट पूछता हूँ कि उसने वो कंप्लेंट कब लिखा? हाँ, नहीं ठीक है, मैं बताता हूँ। आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये सुन के आपको हंसी भी लगेगा, मेरा ऊपर कंप्लेन किया है। मैं 25 जुलाई 2015 में कोर्ट में जाके उसका जो लेबर कोर्ट में जाके उसका जो जज है शिल्पा बायस का ऊपर बहुत ही कोर्ट रूम का अंदर में बहुत ही गाली गलौज किया। किस लैंग्वेज में? मैं आपको बताता तो हूँ ना, वही तो मजे का चीज है ना, वो सुन लीजिए। 25 जुलाई 2015 में कोर्ट रूम में गाली गलौज किया बहुत। और गाली गलौज कौन सा भाषा से किया? वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है, केस का जो पन्ना 10 से 14 तक है, उसमें साक्षीदार 4 खड़ा किया। पूरा मैं मराठी लैंग्वेज में गाली गलौज दे रहा हूं, कर रहा हूं बायस मैडम को। और मराठी लैंग्वेज मैं समझता नहीं हूँ। आपको लिखना भी नहीं आता, बोलना मैं समझता ही नहीं हूँ। आपको हिंदी भी तो अभी हमारे साथ में बात कर रहे हैं, तो हिंदी में ही तो आपको दिक्कत है। नहीं, वाराणसी में एमडी करने के लिए गया, उस टाइम में हिंदी सीखा लाइफ में, जब मेरा एज था 25 26। फिर भी आप परफेक्ट हिंदी नहीं। और मराठी तो शायद है ही नहीं आपका। मराठी तो मैं मराठी जानता था। आपको हमने मराठी में आपके मराठी में हमने गाली भी दिए तो आपको समझ नहीं आ। उसलिए हाईकोर्ट का जज एक ऑर्डर में लिखा जे मैं मराठी नहीं जानता हूँ, ऑर्डर में लिख दिया। तो ये आपने मराठी में गाली गलौज किया करके ये चार्ज बनाया? हाँ, वो 4 साक्षीदार है, 2 कोर्ट का, 2 वकील का। अच्छा सर, ये मेरे को ये साक्षीदार जो है, यही साक्षीदार बुरांडे के पास में जो कंप्लेंट किया था उसमें भी ये साक्षीदार थे? हो सकता है, जो उधर अभिवक्ता पाटिल वगैरह और अभिवक्ता वगैरह वो था, वो कंप्लेंट लेटर तो मेरे को देखने नहीं दिया। तो मैं बार बार बोला था जो कंप्लेंट किया है वो मेरे को दिखाइए, यही साक्षीदार बर्थडे दिखाया नहीं। लेकिन मेरे को जो अरेस्ट किया, आपको जो अरेस्ट किया, हमारा हक है, मेरा ऊपर चार्ज किया है वो देखने के लिए, लेने दिया ही नहीं है। ये वही साक्षीदार है। ये तो मुर्दा किया। मैं मराठी जो भाषा जानता नहीं हूँ, उससे वो लैंग्वेज से बहुत ही गाली गलौज किया। पन्ना वो केस नंबर ए है, एट्रोसिटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मिला। इसका सर्टिफाइड कॉपी भी है मेरे पास। अच्छा सर, ये केस कैसी बनी? नहीं बताता हूँ, सर्टिफाइड कॉपी है इसका। जो पन्ना नंबर एजे पन्ना एजे 10 से पूरा स्टेटमेंट है साक्षीदार का। A2 ये पूरा मराठी में, मैं मराठी में गाली गलौज किया, 14 तक है, ये पूरा मराठी में गाली गलौज किया। अच्छा, ये तो है।
ये फेंकू बनाया। अच्छा, और एक मजेदार बात है, ये लोग ये बायस ने लिखा, जज बायस ने, शिल्पा बायस ने लिखा, घटना हुआ था 25 जुलाई 2015 में। लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पत्र लिखा, पत्रों में वो लिखा, ये पत्र लिखा कौन सा डेट में, 25 फरवरी 2015 में। तो सर इसको 5 महीना पहले से ही जज शिल्पा बायस को पता था ऐसा कंटेंट ऐसा घटना लेबर कोर्ट का रूम में होगा। हाँ, उसका पता था, ऊपर ऐसा चार्ज बनाना है कंटेंट। हाँ, इधर इधर देखिए, बायस का अबाउट फॉरवर्डिंग रिपोर्ट, फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कंटेंट, ये देखिए, ऑन 25/5/2015 ए दिन में 25/5/7/2015 में ए दिन में घटना हुआ। और कब लिख रहा है, 25/2/2015 में लिख रहा है। देखिए, ये पूरा नियोजित था। हाँ, उसको पता था, जे 5 महीना पहले ही उसको पता था जे ऐसा घटना होगा लेबर कोर्ट का रूम में। नियोजित करके इनको अच्छा तो सर, ये केस का ये फाइल किसके कैसी सजा उसने भेजा शब्द नहीं, ये पूरा उसका ये पत्र जो है 25 फरवरी 2015, ये पत्र नियम अनुसार से वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस डालना चाहिए था, उसमें 2 लॉ यहाँ ये बता ले तो वो प्रेसिडेंट जो जज है इंडस्ट्रियल कोर्ट मुंबई, उसको भेजा। उस वक्त विद्यासागर कामले था। वो ये पिटिशन को पूरा प्रोसेस किया, उसने पूरा पिटिशन बना गया, पूरा पिटिशन बनाया जो गैर कानूनी है। कानून क्या बोलता है, क्या रूल क्या है? रूल ए है जे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक रूल है, सेक्शन 48.7 मॉडस्ट रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस एक्ट 1971। ये रूल का अनुसार से सेक्शन 48.7 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है उसको पूरा पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में जैसा लिखा हुआ है उसी तरीका से उसको बनाना है, बना के वो बनाएंगे, उसके साथ वो शपथ पत्र देना है। अच्छा। शपथ पत्र कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रूल का जो शपथ पत्र है वो 5.C लेबर कोर्ट में ही वो एफिडेविट करेंगे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट रूल 1975 बोल रहा है। सेक्शन 5.C बोलता है जे वो पिटीशन शपथ पत्र में होना चाहिए, शपथ पत्र भी नहीं है। अच्छा, वो जानता है। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट आता है कि ये सब करने के पहले सुनावनी लेने का नेचुरल जस्टिस का कोई नहीं। देखिए इसमें कुछ देखिए, पूरा चीज फेंकू, किस लिए सुनावनी करेंगे? अच्छा, उसका भी रूल है, ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का रूल 1975 है। उसका जो सेक्शन 6B क्या बोलता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन भेजने का पहले सुनानी हियरिंग करना चाहिए हमको। ए नोटिस इशू करके जो बनाया, पिटीशन बनाया, बस मैडम ने पहले हियरिंग करना था। हाँ, ये पिटीशन वो जो बनाया, जो भी बनाया, अच्छा, वो नोटिस इशू करके टाइम देना पड़ेगा 15 डेज प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद सुनावनी करेंगे। अच्छा, तो सर इसमें पहले तो बैस मैडम ने अपने को सुनावनी करना था। हाँ, नहीं किया तो एक गया नेचुरल जस्टिस। देखिए, नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ। अच्छा, तो पूरा केस ही गया। तो फिर उसके एफिडेविट भी नहीं है, वो भी गया। सर फिर इसके बॉस के पास में जब गया तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वो विद्यासागर कांबड़े उसने भी नहीं किया। वो तो देखिए
उसका कानून से चलना है। आपको पहले ही एक चीज बता दिया, वही चीज में बार बार आना पड़ रहा है। हम लोग इंडिया का थर्ड क्लास सिटीजन, हमको कोई भी टाइम में जब जरूरत पड़ता है जेल में घुसा सकता है। तुम लोग कौन हो? दत्तो में के इतना सेवा दे रहा है, एक यूनिवर्सिटी चला रहा है, ठीक है, तुम लोग उसके पीछे खींच ले रहा है। ठीक है सर, उस पे तो बात करेंगे, पर मेरे को एक बात बताइए, फिर उसने जो भेजा, हाँ, वो तो कुछ नहीं लिखा, जे एफिडेविट नहीं है और पिटीशन भी नहीं बनाया। अच्छा, फिर भी आगे उसने भेजा, वो फर्जरी करके वो बॉम्बे हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार मंगेश पाटिल को भेजा। ठीक है, मंगेश पाटिल को भेजा 4 मार्च 2015 में। और मंगेश पाटिल क्या किया, ये लास्ट में ये देखिए, फॉरवर्डेड टू रजिस्टर्ड जुडिशियल, उसका पत्र का 6 पन्ना और जितना लिखा और जो लगाया ये डॉक्यूमेंट लगाया, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिला? विदेश कर कामले को लेबर कोर्ट का तीनों जज पूरा कानून नहीं मान रहा था, इसलिए मजबूर होके आप उसको पत्र लिखना पड़ा। एक हियरिंग का डेट भी फिक्स किया, आप मुंबई गया, आप पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उससे पूरा डॉक्यूमेंट उसको मिल गया। वो पाड़े ने भी मेरा केस इसके पहले भी आउट ऑफ जुडिशरी भेजने के लिए लिखा था। हाँ, तो उसके लिए हियरिंग भी हुआ था। अच्छा, मुझे एक बताइए कि रजिस्ट्रार जो है हाई कोर्ट के ने क्या लॉ फॉलो किया? वो देखेंगे नहीं ना, ये शपथ पत्र नहीं है, ये सुनानी नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा, इसका सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास है, वो तो नहीं देखेंगे। मेरे को ये बताइए, ये पूरा सुनियोजित था हमको जेल में घुसाने के लिए। तो मंगेश पाटिल का रोल बताइए क्या? मंगेश पाटिल है, और नीचे में देखिए, नीचे में यही तो लिख दिया, फॉरवर्ड टू रजिस्टर्ड जुडिशियल नागपुर बेंच फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। सर, ये लॉ में बैठ रहा है, फिर है क्या उसको? अच्छा, अलग से मैंने एक सुना है सुप्रीम कोर्ट में अभी कंटेम्प्ट के बारे में, तो वेणुगोपाल साहब है वो ऑथोराइज ऑफिसर, तो जो भी जाता है उनके पास में कंटेम्प्ट के लिए पहले अपील करना पड़ता है, और वो अपना फॉरवर्डिंग लेटर में सर्टिफिकेट देते हैं, तभी आगे बढ़ता है। तो वही तो और एक मुद्दा है जो है, इसने क्या और एक मुद्दा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1975, उसका जो रूल नंबर 15 है, रूल नंबर 15 में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होता है, उसका जो अटॉर्नी जनरल है प्रेजेंटली है के वेणुगोपाल, उसका परमिशन लेटर चाहिए, और पूरा लेटर रहता है, परमिशन लेटर होना चाहिए। जब तक अटॉर्नी जनरल परमिशन नहीं देता है, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता ही नहीं है। तो और स्टेट के लिए, जैसे महाराष्ट्र, हर एक स्टेट में एडवोकेट जनरल रहता है गवर्नमेंट का। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए परमिशन कौन दे सकता है? एडवोकेट जनरल ही परमिशन दे सकता है। रूल नंबर 15 रजिस्टर्ड जनरल नहीं है, मंगेश पाटिल रजिस्टर्ड जनरल, उसको तो ये पूरा फाइल ही तो फेक कर दिया। हाँ, पूरा फाइल ही फेक। अच्छा सर, इसमें मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है, इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल का कोई परमिशन पत्र ही नहीं है। तो सर ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो स्टेट, यानी कहने का मतलब है महाराष्ट्र राज्य हाई कोर्ट मुंबई, वहां पे पहली फर्जरी की है। नहीं, फर्जरी तो हर एक स्टेज में एक एक करके हुआ। मैं स्टेप से लेता हूँ, पहली फर्जरी यानी हाई कोर्ट की पहली फर्जरी, जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनली न्याय व्यवस्था की एक आस्था का केंद्र है, जो मंगेश पाटिल के पास में गया, तो उसको पावर नहीं होके भी उसने इसको एक्सेप्ट किया, और करने के बाद में
उसने ये केस को इधर फॉरवर्ड किया। Forward तो किया। सर इसमें ऐसा फ्रॉड नहीं चलता है। अच्छा सर, वो फॉरवर्डिंग लेटर भी नहीं है? नहीं। पहले तो संविधान, उसको लेटर पत्र लिखना पड़ेगा, संविधान कारण दिखाना पड़ेगा। सर संविधान, कानून और न्याय की इज्जत इन्होंने लूट ली। अभी मेरे को एक बात बताइए सर, ये इसमें हाथ से लिख के भेजा है, उसमें ये क्रिमिनल, हाँ, हाथ में लिखा। क्रिमिनल ये शब्द कहाँ से लिखा गया है? एक मेरे को पता नहीं है। क्रिमिनल जो कोर्ट से आया, एक कोर्ट से आया, इसका सर्टिफाइड कॉपी भी है, सेम टू सेम है। अरे ये जब क्रिमिनल हाथ से लिखा बा टाइप किया, मेरे जाता है नहीं। तो एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वैसा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब होता है, अटॉर्नी जनरल सक्षम अधिकारी है परमिशन देने का, रजिस्टर्ड जनरल का नहीं है। रूल नंबर 15 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का। अच्छा ठीक है सर, फिर आगे में इसमें ये जो नागपुर हाई कोर्ट में आने के बाद, हाँ, उधर वहां का कब रजिस्टर्ड था, रजिस्टर्ड जुडिशियल, रजिस्टर्ड जुडिशियल 8 अप्रैल उसको केस हिसाब से रजिस्टर किया। ना शपथ पत्र है, ना सुनानी किया 22 मैडम, ना एडवोकेट जनरल का ये परमिशन का पत्र है, और इंडस्ट्रियल कोर्ट का जज विद्यासागर कामले पूरा नहीं तोड़फोड़ किया, डॉक्यूमेंट लगाया, पूरा पिटीशन ही किया ना। हर एक स्टेज में एक पिटीशन पूरा चल रहा है, और रजिस्टर कराया। तो पहला रजिस्टर करने के बाद हम लोग कुछ नहीं जानता है। अच्छा, रजिस्टर करके 10 तारीख को वो हाई कोर्ट का 2 जज डबल बेंच 10 अप्रैल 2015 में, क्या नाम? वो AB चौधरी और देश पांडे, PN देश पांडे, प्रदीप देश पांडे और अरुण चौधरी, ये 2 जज जो वर्धा से ही थे। तो 2 जज 10 अप्रैल 2015 में हमारा पीछे से ही नोटिस इशू नहीं करके प्री एडमिशन करा लिया। उसका भी एक रूल है, हाई कोर्ट का जो रूल है 1975, उसका सेक्शन 8.1 बोलता है प्री एडमिशन का पहले हमको हियरिंग करना है। ए पिटिशन का पूरा कॉपी देके हमको हियरिंग करना है। हियरिंग किया ही नहीं, किस लिए नहीं किया? वो पूरा चीज ही फेंकू, पूरा सुनियोजित था। नहीं तो अगर हियरिंग का मौका देता था तभी उठ जाता था, उसको डिसमिस करना ही पड़ता था। इसलिए ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारा ऊपर लगाया। चैनल क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज के माध्यम से अभी आप क्या पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो मैं बोला था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र और चीफ जस्टिस के साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो विधि न्याय मंत्रालय है से संबंधित है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं और भारत के जनता के साथ में, तो आप इसके ऊपर क्या संदेश क्या देना चाहते हैं सर? ये संदेश देना चाहता हूँ जे इंडिया में आम जनता जो है वो सुरक्षित नहीं है कोर्ट का माध्यम से। जजेस लोग कोर्ट को यूज करके, इवन हाई कोर्ट को यूज करके, एक बताया लॉलेस, कोई लॉ नहीं है, झूठा आरोप लगा के मैं मराठी में गाली गलौज किया, किसी भी को फंसा सकता है। हाँ, कोई भी जनता को। सर वो तो मेरे को मालूम है, हमने स्पॉट पे ले जाके स्पॉट पर चला, कम से कम 200 से करीब में हमारे पास में लोग हैं जिन्होंने आपको जानते हैं, और कभी मराठी आप जिंदगी में बोलते नहीं। तो मैं जानता हमारे पास में अपने पास में अभी बात हो गई है, बस आप संदेश क्या देना चाहते हैं? जैसे अभी रंजन गोगोई साहब, हाँ, ये देखिए, अभी जो हम जो विदर्भ रीजन में जो कोर्ट देख रहा हो, लोअर कोर्ट देखा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा, लेबर कोर्ट देखा, इंडस्ट्रियल कोर्ट देखा, बॉम्बे हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड जनरल को देखा मंगेश पाटिल, और ए नागपुर बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट को तो पूरा देख ही लिया। धर्मवान आदमी बात जो पॉलिटिकली पावरफुल जितना आदमी है, उसका राज चलने के लिए उसका एजेंट्स में कोई अगर काम करे, किसी को भी जेल में घुसा सकता है। इसीलिए ये फेकू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लॉलेस, फालतू मुद्दा ये लगा के
इतना सालों से परेशानी करता हमको। तो आप संदेश क्या देना चाहते सर? संदेश क्या, जिसको फंसाएंगे तो अच्छा मेरे को एक बात बताइए सर। तो मैं आपको अगेंस्ट में अगर केस डाला आपको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन जो हालत देखा, ये हालत एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर रंजन गोगोई जो रिसेंटली बताया उसके साथ पूरा मिल रहा है। पर सर वो बताया उसमें भी तो एक बात है कि भूषण गवई ये इसको तो सुप्रीम कोर्ट ले गई है। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात बोला उसमें भी तो कितने परसेंट सत्य बोल सकते और कितने पर यही तो समस्या है। नहीं क्योंकि देखो लेकिन भूषण गवई जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ओके ये कामों का पारितोषिक तो हाँ पारितोषिक मिला। देखिए मैं और एक चीज बताऊँ, रजिस्ट्रार जनरल उस टाइम में कौन था? मंगेश पाटिल। मंगेश पाटिल को पारितोषिक दे दिया, वो हाईकोर्ट का जज हो गया। हाईकोर्ट का जज हो गया। इधर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहला जो ये मुख्य जज था विभा कंकनवारी, उसको भी पारितोषिक मिल गया। अच्छा बहस का क्या ये पारितोषिक मिल गया, वो भी हाईकोर्ट का जज बन गया। बहस एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था मिस्टर रंजन गोगोई, वो कोर्ट के बारे में क्या बताया? कोर्ट में कौन जाता है? कोर्ट में कौन जाता है? कोर्ट तो पूरा क्या है? तो वो जो बताया, ये इंडिया का जुडिशरी का एक हाईएस्ट पर्सन था, वो खुद बोला ये हमारे केस में पूरा मिल रहा है, कोर्ट में कौन जाता है? तो सर उसको तो वेणुगोपाल साहब ने के एक स्टेटमेंट किया कि उनकी मेंटली हालत की वजह से उन्हें बोल दिया है उनका। वो वेणुगोपाल ये उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो जो मंतव्य किया, फिर भी वो मंतव्य में हम देख रहा हूँ जो कोर्ट तो है ही नहीं, जजेस लोग कोर्ट को यूज करता है। नहीं वो भी बात आती है कि वेणुगोपाल साहब ने बोला कि जो भी है बस सत्य बोला, ये भी आती है। लेकिन जे इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशरी में आदमी था मिस्टर रंजन गोगोई, वो जब ये चीज बोलता है कोर्ट में कौन जाता है, पूरा तो गायब कोर्ट। हमारे ये क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज चैनल देखने वाले और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधि न्याय मंत्रालय के मंत्री, और इनके साथ में पूरा चैनल देखने वाले हमारा भारतीय समाज, सबको आने वाली ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफरेंस 2/15 का आगे का पार्ट का इंतजार हम रहेगा और कृपया इसको शेयर कीजिए।